हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिए थे। चैप्टर 3 का एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हम पढ़े थे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है एक बिजनेस एनवायरनमेंट का। आज के क्लास में हम देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज आता है, दैट इज व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर पूछा जा सकता है दैट इज रिलेटेड टू द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आते हैं उनको बोला गया है डायमेंशंस। ठीक है, तो 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जिसके अंदर पहला कंपोनेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे इकोनॉमी में जो कुछ भी हो रहा है, जैसे कि हमारा नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारा पर कैपिटा इनकम, हमारा इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब कुछ जो है इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा एक बिजनेस के ऊपर, इन सब फैक्टर्स को बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। जो हमारे देश को प्रभावित करता है, हमारे देश के इकोनॉमी को प्रभावित करता है, वो सब कुछ आता है अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और ये सब कुछ हमारे बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगा। आज हमारा देश में कितना नेशनल इनकम है, कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट रेट, व्हाट इज द इन्फ्लेशन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, ये सब कितना है, इन सब चीजों से एक बिजनेस को भी फर्क पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, income levels at national level, per capita level, profit earning rate, productivity and employment कितना है, industrial, monetary और fiscal policy of the government का policy related to industries, related to money and related to fiscal, ये सब से related गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बना रहा है, क्या बैंकिंग सेक्टर्स में गवर्नमेंट काम कर रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी, गवर्नमेंट का मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है एक बिजनेस को, और ये सब किसके अंडर आता है, अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर, हम ऑलरेडी पिछला पढ़ चुके हैं, कुछ और एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि इंक्रीज इन जीडीपी। अगर देश में जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, और अगर लोगों का डिस्पोजेबल इनकम, जो पैसा वो लोग खर्चा करेंगे, वो इनकम बढ़ेगा, और वो इनकम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा। तो अगर कंट्री के लोगों का इनकम अच्छा होगा, कंट्री में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट हाई इन्फ्लेशन रेट। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि महंगा रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो आउटपुट भी महंगा बनेगा, और ये कंस्ट्रेन है, हम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे। अगर बहुत महंगा मिलेगा रॉ मटेरियल्स तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा लोन्स के ऊपर, डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेना शुरू करेंगे और लोन का डिमांड बढ़ेगा, और लोन अगर लेना शुरू करेंगे तो कंट्री के अंदर ग्रोथ आएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा होगा, पैसा होगा तो वो लोग उसको खर्चा करेंगे और बिजनेस करने में यूज भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट जीएसटी बिल लाया, वो भी इम्पैक्ट किया हर एक बिजनेस को। गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन किया 500,000 के नोट का, उसका भी इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर। तो ये सब कुछ फॉल करता है अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बैंकिंग सेक्टर्स में जो रिफॉर्म ला रहा है गवर्नमेंट,
कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, या मिनिमम फॉर्मेलिटीज, कम से कम फॉर्मेलिटीज में लोन मिल रहा है, ये सब भी एक बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। अगर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा इन द फॉर्म ऑफ इजी लोन्स, तो वो लोग पैसा को खर्चा करेंगे, जिससे कंट्री का ग्रोथ होगा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट, recent changes in economic and fiscal policies of country have encouraged NRI, non-resident Indian and foreign investors to invest in Indian company. गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कितना प्रमोट करता है। अगर फॉरेन से पैसा आएगा इंडिया में तो इंडियन मार्केट में पैसा बढ़ेगा, कंपनी के पास पैसा होगा तो कंपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा। क्लियर है? ये सब आता है अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल का मतलब सोसाइटी, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लोग कैसे, वहाँ का कस्टम्स क्या है, वहाँ का ट्रेडिशंस क्या है, वहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, लोगों का बिलीफ क्या है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, कितना एजुकेटेड लोग हैं, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अगर जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर लोग एजुकेटेड होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट डिमांडेड है वो अलग होगा एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पीपल। बात समझ में आ रहा है? तो लोग कैसे लोग हैं, कैसा सोशल एनवायरनमेंट है, उससे फर्क पड़ता है कौन सा टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा डिमांड में होगा। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का रहने सहने का तरीका, टेस्ट, प्रेफरेंस and education level of the people living in the society where business exists। तो बिजनेस जहाँ पे है वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एज दिस कंपोनेंट मे नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, but in long run the social environment has great impact on the business। तो बोल रहा है हो सकता है डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो हमारा बिजनेस के ऊपर, लेकिन लॉन्ग रन में सोशल एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आज जैसे फॉरेन ब्रांड्स जैसे कि डोमिनोज, KFC, ये सब इंडिया में आए, तो इंडिया में आने के बाद उनको मेन्यू को चेंज करना पड़ा इंडियन टेस्ट के हिसाब से। जैसे फॉरेन कंट्रीज में सिर्फ KFC मतलब नॉनवेज मिलता है, बट इंडिया के अंदर उसको वेज ऑप्शन भी लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया का सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए, इंडिया में कैसे लोग रहते हैं, उनका क्या बिलीफ है, क्या ट्रेडिशन है, क्या कस्टम्स है, कौन से रिलीजन से आते हैं वो लोग, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए KFC को वेज इंट्रोड्यूस करना पड़ा बिकॉज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट आर द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व एटसेट्रा इंक्रीजेस द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एटसेट्रा। तो हम देखते हैं दिवाली में मिठाई ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि दिवाली फेस्टिवल, मिठाई खाते हैं लोग, तो मिठाई एज ए कंज्यूम करते हैं तो मिठाई का सेल बढ़ेगा। तो मिठाई का सेल बढ़ना इज द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट आर, पहला, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स। रिजर्वेशन है इंडिया में किनके लिए? माइनॉरिटी या फिर वुमेन्स के लिए। सेकेंड, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना, किसको? मेल और फीमेल दोनों को। ये भी किसका डिमांड है? अंडर सोशल एनवायरनमेंट। सोसाइटी मानता है कि मेल और फीमेल को सेम जॉब, सेम पेइंग, इक्वल वेजेस मिलना चाहिए। नेक्स्ट, द सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। बहुत सारा सोशल मूवमेंट्स होते हैं जो कि फोकस करता है एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड का। तो ये सब जो रिजर्वेशन, इक्वल स्टेटस, गर्ल चाइल्ड के लिए एजुकेशन प्रमोट करना, ये सब किस चीज़ का इम्पैक्ट है? हमारे सोसाइटी का इम्पैक्ट है। ये हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इसीलिए
ये सब कुछ हो रहा है। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। आजकल लोग थोड़ा हेल्थ एंड फिटनेस के तरफ ज़्यादा मूव करने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। तो ये हेल्थ एंड फिटनेस के तरफ मूव करना, ये भी सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इम्पोर्टेंस प्लेस ऑफ वीमेन इन वर्कफोर्स। लोग वुमेन का इम्पोर्टेंस इन वर्कफोर्स, अगर हम देखेंगे पहले ज़माने में जितने वीमेन काम करते थे बिजनेसेस में, आज उससे कहीं ज़्यादा वीमेन एम्प्लॉयड हैं। तो ये भी इम्पैक्ट है सोशल एनवायरनमेंट का। बर्थ रेट एंड डेथ रेट, एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल ऑफ द पीपल, लोगों का ट्रेडिशंस, कस्टम्स, हैबिट्स, ये सब कुछ। तो ये सब कुछ फॉल करता है अंडर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी, उनका ट्रेडिशन, कस्टम, बिलीव्स, ये सब कैसा है, उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट पड़ता है एक बिजनेस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मतलब कौन सा पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उनका क्या आइडियोलॉजी है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट का अलग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का अलग है, और दूसरा कोई पार्टी का अलग आइडियोलॉजी है। तो कौन से गवर्नमेंट पावर में है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस के ऊपर। ठीक है। देखना, तुम देख रहे हो कि स्टॉक मार्केट एकदम बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाता है इलेक्शंस के समय, क्योंकि कौन सा गवर्नमेंट आएगा पावर में उससे बहुत फर्क पड़ता है बिजनेस को। और अगर बिजनेस को फर्क पड़ेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। ठीक है। देखना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, सच एज कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ रहा है पावर में, उनका क्या एटीट्यूड है गवर्नमेंट का टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज़, क्या क्या पॉलिसी वो लोग लाते हैं, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ेगा। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सो बिजनेस मस्ट स्कैन दिस एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली। तो हर एक बिजनेस को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कोई भी बिजनेस के ऊपर। कोई भी बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट पावर में है उससे। ठीक है। द बिजनेसमैन हैज टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो हमको अपना बिजनेस में बदलाव लाना पड़ सकता है, चेंजेस लाना पड़ सकता है विद चेंजिंग फैक्टर्स ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, क्या क्या आता है पॉलिटिकल के अंदर। सबसे पहला, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट स्टार्ट किया स्वच्छ भारत अभियान, तो सारे सेलिब्रिटीज चालू हो गए झाड़ू लेके रोड में, है ना। तो ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, ये स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया एक क्लीन सिटी बने, मतलब क्लीन कंट्री बने, हम अपने अपने सिटीज़ को एकदम क्लीन रखें। तो सारे एक्टर एक्ट्रेस मुंह में बांध के एकदम एक एक झाड़ू लेके निकल गए थे। देखिए होगे बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। तो वीडियो वायरल क्यों हुआ था? क्योंकि वीडियो वायरल करने के लिए ही तो झाड़ू पकड़ा गया था, तो वीडियो तो वायरल होना ही था। ठीक है। तो वो अलग बात है, उन लोग एक्टर एक्ट्रेस जिस भी मोटिव से किए, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान से क्या हुआ, बहुत लोग समझे कि यस क्लीननेस इज बहुत एसेंशियल, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। स्किल इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय बीजेपी गवर्नमेंट, सब बीजेपी गवर्नमेंट किया है ना। हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते देखो बीजेपी के बारे में, क्या पता हमारा चैनल बंद करवा दे भाई बीजेपी, तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जैसे इंडिया में आज है, बीजेपी गवर्नमेंट का एक स्टेबिलिटी है, बहुत सालों से गवर्नमेंट है पावर में और लग भी रहा है कि आने वाले सालों में पावर में रहेगा, तो ये एनकरेज करता है बिजनेस को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने में। ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करता है, कितना दखल अंदाजी करता है, कितना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, ये भी इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट का क्या फॉरेन पॉलिसीज है, और पॉलिटिकल पार्टी का क्या वैल्यू और क्या आइडियोलॉजी है, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है बिजनेस को। क्लियर। नेक्स्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट मतलब
हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का लॉ हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम जो एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ क्या रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट का, वो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बिजनेस करने के लिए हमको डिफरेंट लॉ का जानकारी होना जरूरी। हम मेडिसिन बेच रहे हैं तो ड्रग ड्रग के बारे में क्या लॉ है पता होना चाहिए। अगर हम फूड बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट FSSAI जो है वो क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है वो पता होना चाहिए। GST के लॉ के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सब आता है अंडर द लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है। Therefore, it is essential for every business enterprise to have knowledge of rules and regulations. गवर्नमेंट क्या रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर रहा है उसका जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फर्स्ट वेरियस लॉज एंड एक्ट passed by the government. Next, different orders issued by the government from time to time. Next, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या लाइसेंस का उसमें ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या वार्निंग्स लिखना ज़रूरी है प्रोडक्ट्स के ऊपर। जैसे तुम देखे होगे सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ होता है, सिगरेट के पैकेट के ऊपर कि इट कॉजेज कैंसर। तो सिगरेट बेचने वाला जो है कंपनी, वो लिखना थोड़ी चाहता है कि इट कॉजेज कैंसर। सोच के देखो ना, प्रोडक्ट बना रहा है और बना के बेच रहा है और डब्बा में लिख रहा है इट कॉजेज कैंसर। वो तो लिखना नहीं चाहेगा कभी भी, क्योंकि उससे तो उसका सेल्स खराब हो रहा है, बट फिर भी लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर वो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा हानिकारक है तो उस पर हमको लिखना पड़ेगा कि इट कॉजेज कैंसर। तो ये स्टैट्यूटरी वार्निंग देना, इट कॉजेज कैंसर, ये भी किसके अंडर आता है? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। कंट्री का लॉ बोलता है कि ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FEMA, फेमा बोल के लॉ है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है रिलेटेड टू फॉरेन ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब में क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेगा ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग द लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है लास्ट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हमारे आसपास का टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली बदल रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया नया तरीका आ रहा है कुछ प्रोड्यूस करने का। तो एक बिजनेसमैन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस which provide new ways of producing goods and services and new ways of operating businesses. Some few examples of recent technological changes are, सबसे पहला, companies have started using new ways of advertising. आजकल एडवर्टाइजमेंट का तरीका बदल रहा है। पहले एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा टीवी पे होता था, आजकल एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा ऑनलाइन होता है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सब जगह एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका बदल रहा है। आजकल ज़्यादातर सामान ऑनलाइन मिलता है, जैसे कि ग्रॉसरी हम ऑनलाइन खरीदते हैं। आजकल ज़्यादातर बुकिंग हम ऑनलाइन करने लगे हैं, जैसे कि एयर टिकट, मूवी टिकट्स, ये सब कुछ हम ऑनलाइन बुकिंग करने लगे। टेक्नोलॉजी के वजह से आजकल हम लोग डिफरेंट प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट होटल्स, फ्लाइट्स, और उसके वजह से हम एक बेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आजकल ऑनलाइन बुकिंग बहुत फेमस है, टिकट्स का, एयर का, मूवी का, कोई भी टिकट हम बुक करना चाहते हैं, चाहे फ्लाइट हो, ट्रेन हो, मूवीज हो, कोई भी टिकट बुक करना चाहते हैं, आज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इतना ज़्यादा ऑनलाइन बुकिंग करना या इतना ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर करना कैसे पॉसिबल हो पाया है? ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो बिजनेसेस इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझेगा वो आउटडेटेड हो जाएगा, वो पुराना हो जाएगा, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। क्लियर?
दिस वाज ऑल अबाउट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 डायमेंशंस हो गया, हम पांचों ऑलरेडी कवर कर लिए। एक छोटा सा टॉपिक और भी है, तो हम सब जानते होंगे, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि गवर्नमेंट 500 और 1000 का नोट को डीमोनेटाइज कर दिया था। अब वो एक लीगल करेंसी, लीगल टेंडर नहीं रहा। क्यों ऐसा किया था? गवर्नमेंट सारा ब्लैक मनी जो है लोगों का निकलवाना चाहता था, और ज़्यादातर ब्लैक मनी 500 या 1000 के फॉर्म में रहता है। तो गवर्नमेंट बोला सब नोट स्क्रैप करना पड़ेगा, तुम आओ बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दो, गवर्नमेंट तुमको नया नोट उसके बदले देगा। तो अगर लोग पुराना नोट को बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा किसके पास कितना पैसा है। ये प्लानिंग था गवर्नमेंट का डीमोनेटाइजेशन में। लेकिन गवर्नमेंट भूल गया कि ये है क्या, ये इंडिया है, और इंडिया के लोग बहुत चालू होते हैं, बहुत चालाक होते हैं। लोग बहुत सारा तरीका निकाल लिए इससे बचने का। अपने स्टाफ के अकाउंट में डिपॉजिट करने लग गए, अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में डिपॉजिट करने लग गए, और बहुत तरीका निकाल लिए हैं इससे बचने का। ठीक है, देखना कब आया था, नवंबर 8, 2016 was the day when 500 and 1000 denomination notes were withdrawn from circulation. Almost 86% करेंसी जो है वो गवर्नमेंट वापस ले लिया था। मेरे को अब भी याद है, 8 बजे शाम को ये न्यूज़ आया था। 7 बजे तो मम्मी से पूछो, मम्मी बोले कि बेटा 1 रुपया नहीं है मेरे पास, 1 रुपये नहीं है, तेरे पापा पैसा ही नहीं देते, 1 रुपये नहीं है मेरे पास। और 8:15 को मम्मी 2 लाख रुपया निकाल के लेके आई, पापा को दी और बोली कि इसको एक्सचेंज कर देना, नया करेंसी लाके दे देना। पापा उनका मुंह देखे मम्मी का और पूछे, ये 1 घंटा 15 मिनट में 2 लाख रुपया, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो? 7 बजे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, 8:15 को तुम्हारे पास 2 लाख रुपए आ गया। तो ये कमाल है मोदी जी का कि जो भी छुपा हुआ पैसा था देश में वो सब बाहर आया है। एटलीस्ट कंट्री में आए ना आए, हमारे घरों में जरूर आया है। जो हमारे मम्मियाँ जमा करके रखती हैं वो सब पता चल गया, सब पापा लोग को पता चल गया कि मम्मी कितना पैसा छुपा के रखी है। ठीक है, तो ये तो डिमोनेटाइज, इसलिए थोड़ा वीमेन वोट कम हो सकता है, मोदी जी ध्यान रखना, क्योंकि वीमेन के साथ थोड़ा सा जो है खराब हुआ है, छुपाया हुआ पैसा पता चल गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मजाक तो देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। देयर वाज रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल, गवर्नमेंट कैश विड्रॉल में रेस्ट्रिक्शन लगाया था फॉर द टाइम बीइंग, और गवर्नमेंट चाहता था कि सबको ही अपना पैसा डिपॉजिट करे, जिससे गवर्नमेंट को सारा ब्लैक मनी के बारे में पता चल जाए। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के क्या फीचर्स थे? सबसे पहला, डिमोनेटाइजेशन एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, जिसमें गवर्नमेंट सारा कैश लोगों का पता लगाना चाहता था और उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता लोगों से। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग्स टू गेट द एक्सचेंज फ्रॉम बैंक। तो लोगों को अपना बताना पड़ा कितना कितना पैसा रखे हैं। So those having black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at penalty. तो जिनके पास काला धन था वो उनको बताना पड़ा और उसके ऊपर उनको टैक्स और पेनल्टी देना पड़ा। नेक्स्ट, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। तो डिमोनेटाइजेशन एक सिग्नल था गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट अब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा टैक्स का चोरी। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सिस्टम। तो डिमोनेटाइजेशन एक तरीका भी था कि कैसे लोग अपना पैसा बैंक में रखें, इससे क्या होगा, उस पैसे का रीयूज हो पाएगा बैंक्स के द्वारा टू गिव लोन टू द अदर पीपल। अगर हम पैसा कमा के अपने घर में रखेंगे और जमा उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा जो है किसी दूसरों के काम नहीं आ रहा और कंट्री का ग्रोथ रुकता है उससे। लेकिन उस पैसे को अगर हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा वापस से सर्कुलेशन में आता है और वो पैसा फिर से यूज हो पाता है। ठीक है, तो ये भी एक कोशिश था कि डिमोनेटाइजेशन से सारा पैसा जो है, सेविंग्स जो है, वो वापस से बैंकिंग सेक्टर में आ जाए और उस पैसे को, वो जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा है, गवर्नमेंट उसको आगे ऑफर कर सके लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है,
नेक्स्ट, ये एक चीज में मोदी जी बहुत फेमस हुए, डेट इज डिजिटल इंडिया कैशलेस इकोनॉमी बनाने में। आज के दिन में हम देखेंगे छोटा से छोटा दुकान में हम जाएंगे, एक पानी पूरी भी खाएंगे तो वहां पे एक क्यूआर कोड लगा हुआ रहता है और हम 10 रुपए का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज इतना ज्यादा अडेप्टेबिलिटी बढ़ गया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के तरफ, कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा हाथ डिमोनेटाइजेशन का भी है। ठीक है, demonetization is to create a less cash or a cash light economy, channelizing more savings to formal financial system and improving tax compliances. Although this argument against this digital transaction के against कोई argument है, जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए एक तो इंटरनेट चाहिए होता है बोलते हैं सब, और सेलफोन्स या लैपटॉप या पीओएस मशीन्स चाहिए पेमेंट लेने के लिए या पेमेंट करने के लिए। तो ये सब थोड़ा सा आर्गुमेंट है ये डिजिटल इंडिया क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि सबके पास हो सकता है फोन ना हो, पीओएस मशीन्स ना हो, तो वो लोग थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे। बाकी सबको ही ऑलमोस्ट जो कंट्री है वो थोड़ा सा कैश लाइट इकोनॉमी के तरफ जा रहा है। आज हम देखेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का अडेप्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू द कैश ट्रांजैक्शंस। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 वीडियो में खत्म हो गया। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये दूसरा वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़े डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डिमोनेटाइजेशन। होप करता हूँ कि वीडियो सही लग रहा होगा। कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आओ, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे क्या दिक्कत हो रहा है और उसका जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे। मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर नेक्स्ट वीडियो को लेकर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।